नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आपको पता है कि कांस्टेबल की डेट आ चुकी है और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आपकी तैयारी और बेहतर होती चली जाए। ठीक है, तो आपकी ही प्रैक्टिस के लिए आज है आपके सामने पांचवा टेस्ट, जिसमें फिर 50 क्वेश्चन लिए गए हैं और आपको लगभग जिस तरीके का हम पढ़ा रहे हैं उस लेवल का आपको पढ़ना होगा। एपटेक पर लगभग उसी तरीके के सवाल आते हैं, डेटा चेंज होंगे लेकिन सवाल की भाषा, सवाल पूछने का तरीका सेम होगा। ठीक है जी, चलिए समय खराब ना करते हुए देखते हैं आज का पहला सवाल। देखिए जी, चीनी की कीमत में 18% की वृद्धि हुई है, व्यक्ति उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करे जिससे कि व्यय में कोई परिवर्तन नहीं रहा है। देखिए, चीनी की कीमत 100 रही होगी और मेरे दोस्त 100 से बढ़कर 118 होगी। मानते हो जी? चीनी की कीमत 100 रही होगी, 100 से बढ़कर कितनी हो गई? 118। अब आप मुझे बताओ, चीनी की कीमत यदि बढ़ गई है और परिवार खर्चा करना नहीं चाह रहा है ज़्यादा, तो आपको करना क्या होगा? इस खपत पर कमी करनी होगी। और कितनी कमी करनी होगी? तो 18 की किस पर? 118 पर, प्रतिशत का 100%। ठीक है जी, जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1800 बटे 118% आएगा। और इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 15.3% आपके सवाल का करेक्ट आंसर आ रहा होगा। आप जल्दी से इसे एक बार देख लें ज़रा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक कस्बे की जनसंख्या 1,21,000 है और इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, अब से 3 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या और 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या के बीच अंतर कितना होगा? चलिए जी, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 10% यदि जनसंख्या हर साल बढ़ रही है, इसका अर्थ ये है कि जनसंख्या 10 पर 1 बढ़ रही है, 10 पर 1 की वृद्धि हो जा रही है। अब देखिए, कस्बे की जनसंख्या 1,21,000 है, एक बार ये 10 से 11 होगी। मैं बात कर रहा हूँ 3 साल बाद की निकाल रहा हूँ। दूसरे साल भी ये 10 से 11 होगी और तीसरे साल भी मेरे दोस्त ये 10 से 11 होगी। यहाँ एक जीरो और है, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली ये 121 गुना 11 गुना 11 गुना 11 हो जाए। ये जनसंख्या होगी 3 साल बाद की। अब मुझे 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या बताना है। तो 2 वर्ष पूर्व यदि जनसंख्या बताऊं तो मैं ये बोलूंगा कि 2 वर्ष पूर्व मान लो x रही होगी, फिर ये 10 से 11 हुई और फिर ये 10 से 11 हुई, तो कुल मिलाकर ये हो गई 1,21,000। 121 से 121 कट जाएगा तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1,000,000 और 00। तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या रही होगी 1,00,000। अब आप एक बात ये सोच के बताओ कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या 1,00,000 थी, 2 वर्ष में जनसंख्या कितनी हो गई? 1,21,000। मतलब आज जनसंख्या 1,21,000 हो गई, 2 साल पहले जनसंख्या 1,00,000 रही होगी और आज से 3 साल बाद की जनसंख्या जो है वो ये लिखी हुई है। अब पहला तो ये कि आप इसे कैलकुलेट कर लें, इसे कैलकुलेट करेंगे उसमें से ये घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा ये कि आप थोड़ा सा सोचें और दिमाग लगाएं। कैसे मेरे भाई? कि आज की जनसंख्या और 2 साल पहले की जनसंख्या में ही 21,000 का अंतर है। आज की जनसंख्या और 2 साल पहले की जनसंख्या में ही 21,000 का अंतर है। तो आज से 3 साल बाद तक की जनसंख्या बताना है। तो देखो, 2 साल में जनसंख्या 21,000 बढ़ चुकी है, अगले 3 साल और बढ़ाना है तो स्वाभाविक है 21,000 से और ज्यादा बढ़ेगी। तो इसके बीच में और आज से 3 साल वाली जनसंख्या के बीच में 42,000 से ज्यादा ही आंसर आना है। जनसंख्या 42,000 से ज्यादा ही बढ़ेगी। और मेरे दोस्त,
आपका जो ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन जो है वो छोटे छोटे हैं। एकमात्र ऑप्शन जो है जो कि आप जो सोच रहे हो उससे डेटा जो है वो बड़ा नजर आ रहा है। तो 61,051 ये आपकी बढ़ी हुई जनसंख्या होगी। ठीक है भाई। दूसरा ये कि आपको डिटेल में सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, ये बात आप देख के भी सोच सकते थे कि 2 साल में जनसंख्या यदि 21,000 बढ़ रही है तो आपको दोनों जनसंख्या के बीच में जो अंतर लेना है वो 5 सालों का लेना है। अरे हाँ, है ना। और 2 साल में 21,000 बढ़ रही है तो स्वाभाविक है 5 सालों में जनसंख्या जो है वो 50,000 से ऊपर ही बढ़ेगी। और एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जो 50,000 से ऊपर था, एकमात्र 61,051 था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक व्यक्ति एक निश्चित राशि का बंटवारा अपने 3 पुत्रों में करता है जिसका जो अनुपात है वो 2:3:8 है। देखिए 2:3:8। और देखिए भाई सारे ही सवाल अच्छे लेवल के हैं, थोड़ा सा आपको भी सोचना होगा। और वही राशि को इसके बदले 1/2, 1/3 और 1/8 के अनुपात में विभाजित कर देता है। उसके बदले वो 1/2, 1/3 और 1/8 के अनुपात में विभाजित कर देता है। तो न्यूनतम हिस्सा प्राप्त करने वाले पुत्र को 2200 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। जो सबसे कम पैसा प्राप्त कर रहा है उसको 2200 रुपए ज्यादा मिलने लग रहा है। तो आपको राशि बताना है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैं इस रेशो को ठीक कर लूंगा, तो मैं ऐसे एक नंबर से ऊपर गुणा कर दूंगा ताकि ये रेशो जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो नंबर जो होता है वो इनका एलसीएम होता है, और इनका एलसीएम कितना होगा नीचे वाले का 24। ठीक है, 2 से कैंसिल कर रहा हूँ 12 बार, 3 से कैंसिल कर रहा हूँ 8 बार, और मेरे दोस्त 8 से कैंसिल कर रहा हूँ 3 बार। अब मैं इस रेशो को और इस रेशो को दोनों को सेम कर लूंगा। तो आप मुझे बताओ इनका जोड़ कितना है 23, और इनका जोड़ कितना है 8 3 11, 11 और 2 13। तो इनका जोड़ है 13 और इनका जोड़ है 23। तो मैं यहां गुणा कर दूंगा 13 से और यहां गुणा कर दूंगा 23। ठीक, ऊपर गुणा कर दिए 23 से और नीचे गुणा कर दिए मेरे भाई 13 से। अब आगे यदि देखेंगे तो सबसे कम जो है वो इसको मिल रहा है, 23 दूनी 46 मिल रहा था। अरे हाँ, है ना। लेकिन मिल कितना गया, 13 × 12 मिल गया। 13 दूनी 26 का 6, हाथ का 2, 13 कम 13, 13 और 2 15, मिल कितना गया 156। मिलना था 46, मिल गया 156। ठीक है, कितना ज्यादा मिला तो आप बोलेंगे 0, 15 में से 4 गया 11, 110 ज्यादा मिला, जबकि सवाल के हिसाब से ज्यादा मिला है 2200। तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 20। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 20। अब 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई तो आपको राशि बताना है टोटल राशि कितनी होगी। तो मेरे भाई टोटल राशि जो है वो 8, देखो 3 और 2 5, और 5 और 8 कितना होगा 13, 13 गुना 23, ये टोटल राशि है। जबकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20। अब या तो आप इसका पूरा गुणा कर लें या फिर आप इसके बिहाफ पर आंसर लगाने की कोशिश कर लें। जैसे मैं ये देखूंगा कि ये उत्तर तो हो नहीं सकता, ये भी उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि उत्तर के लास्ट में 0 आएगा। दूसरा 13 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 13 चौके 52, 52 के बाद बचेगा 7, ये 13 से नहीं कटने वाला। 13 चौके 52, अरे हाँ, है ना। और 52 के बाद बचेगा 7, तो 13 छिंग 78, ये ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। मेरे दोस्त आप ध्यान से सवाल को समझें, सवाल के तरीके को समझें। सवाल कठिन नहीं है, सवाल लेवल अच्छा है, तो आपको थोड़े बेहतर ढंग से सोचना होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8b अनुपात 15a
21 से अनुपात 36 और 45 से अनुपात 18 का मिश्रित अनुपात 119:81 है। तो ए बी का वर्गा अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, आप देखिए जरा ध्यान से। देखो पहला अनुपात है 8b, दूसरा अनुपात जो है पहले वाले पार्ट को देखो 21 है, और मेरे भाई तीसरा अनुपात जो है वो 45 है। नीचे यदि देखें तो पहला अनुपात 15 है, दूसरा अनुपात 36 है और तीसरा अनुपात 18 है। और इन तीनों का जो मिश्रित अनुपात है वो है मेरे दोस्त 119:81। इन तीनों का ये मिश्रित अनुपात है। अब इसको यदि आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 21 से ए कैंसिल होगा, उसके बाद आप कैंसिल कर दे 15 से, तो 15 तिया हो जाएगा 45, 3 से कैंसिल कर रहे होंगे तो ये होगा 12 बार, 12 तिया 36 होगा। अब 3 से कैंसिल कर रहे होंगे तो 4 बार, 3 से कैंसिल करेंगे तो मेरे दोस्त ये 7 बार होगा। उसके बाद 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, और 2 से कैंसिल कर रहे होंगे तो 2 9 होगा 18। 9 से इसको कैंसिल करेंगे 9 9 81, और 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 कम 7 बचेगा 4 सती सती 49। तो बी अपॉन ए की वैल्यू आएगी 17/9। अब आपको बताना क्या है, ए अपॉन बी का वर्गानुपात, तो इनका वर्गानुपात बताना है। तो मेरे दोस्त ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 9, तो 9 का वर्ग 81 होगा। बी की वैल्यू कितनी है 17, 17 का वर्ग होगा 289। 81/289 ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप जरा जल्दी से। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं आपको सवालों में मज़ा आता होगा, क्योंकि सवाल थोड़े अच्छे लेवल के हैं और आपको लगभग इस लेवल का पढ़ना होगा ताकि आप पेपर में से पूरे नंबर ला सको। मेरे दोस्त यदि 30 नंबर की मैथ यदि आपको आना है तो यकीन मानना कि 25 नंबर की मैथ हर कोई लड़का कर जाएगा। अरे हाँ है ना, बेबले से बेबले टीचर के हाथ पढ़ के भी वो 25 नंबर का कर जाएगा। लेकिन सही मायने में आपको पूरे से पूरे नंबर लाने हैं तो आपको थोड़ा अच्छे लेवल का पढ़ना होगा। ठीक है, चलो। a+1/a यदि 2 दिया है और b+1/b-2 दिया है तो आपको इसकी वैल्यू बताना है। तो आप ये जानते होंगे कि a+1/a यदि x है तो a² + 1/a² जो होगा वो x² - 2 होगा। होता है। जब इतनी बात आप जानते हो तो इस पार्ट को आप लिख सकते हो इसके माध्यम से। तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 में से 2 कैंसिल करेंगे तो ये इस पार्ट की वैल्यू 2 आएगी। 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 में से 2 घटा रहे होंगे तो बच रहा होगा 2। मानते हो? उसके बाद जब आप इस वाले केस में इसी बात को यूज कर रहे होंगे तो -2 का स्क्वायर भी 4 होगा और उसमें से 2 घटा रहे होंगे तो 2 आएगा, और 2 + 2 का जोड़ 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। आप जल्दी से इसे देख लें जरा। चलिए जी, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, एक बेईमान दुकानदार चीनी को 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिसे उसने 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। साथ ही वह 1000 ग्राम चीनी के स्थान पर 850 ग्राम चीनी देता है। उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए मेरे दोस्त, ऐसे कई सारे सवाल आते हैं पेपरों में। अरे हाँ है ना, तो इन सवालों को करने का बेहतर तरीका क्या होगा। देखिए, चीनी का आप सीपी वाला प्राइस बताइए, सीपी वाला मूल्य बताइए कि किस मूल्य से चीनी खरीदी गई। तो आप बोलेंगे 15 रुपया प्रति केजी खरीदी गई। उसके बाद आप इसका एसपी बता दीजिए। तो एसपी है मेरे दोस्त 20 रुपया प्रति केजी, 20 रुपया प्रति केजी,
₹20 प्रति केसी। और आप ये देखिए कि 1000 ग्राम चीनी के स्थान पर 850 ग्राम चीनी दे दी गई। तो क्वांटिटी यदि देखेंगे तो 850 ग्राम दिया है किसके स्थान पर, 1000 ग्राम के स्थान। तो टोटल आप एसपी तरफ लिखें और जितने दिया है वो कहाँ लिखें, सीपी तरफ। इससे ये सवाल बेहद आसान हो जाएगा। आप भाव और क्वांटिटी का गुणा कर दें और यहाँ भी भाव और क्वांटिटी का गुणा कर दें। ये इस सवाल को करने का बेहतरीन तरीका है। इससे बेस्ट तरीका अभी तक नहीं बना है। आप 0 से 0 कैंसिल करेंगे, उसके बाद 5 से कैंसिल करेंगे 3 बार, 5 से कैंसिल करेंगे तो मेरे भाई 200 बार ये कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल करेंगे 17 बार और यहाँ 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 40 बार होगा। 17 तिया 51 और 80, 40 दूनी कितना हो जाएगा, 80। तो आप मुझे बताओ 51 वाली चीज़ आपने कितने में सेल की, 80 में। कितने का प्रॉफिट हुआ, 29 का। किस पर, 51 पर। परसेंटेज का 100%। और आप यदि ध्यान से देख रहे होंगे तो 29 जो है वो 51 से 50% से ज्यादा होगा। अरे 51 का 50% कितना होगा, 25.5। जबकि लिखा कितना है, 29। तो 50% से ये ज्यादा होगा। और 50% से ज्यादा एक ही ऑप्शन लिखा हुआ है 56%, ऑप्शन नंबर डी, 56% का प्रॉफिट होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक धनात्मक संख्याओं ए बी सी को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो है वो क्रमशः 9, 7 और 10 बचते हैं। जब a प्लस 2b प्लस 5c को 13 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा। ये सवाल आपका, आप इसके ऊपर लिख लें IMP। अरे हाँ, है ना। ये इस टाइप के सवाल आपको निश्चित ही पेपर में मिलना है। ये बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, ए को यदि 13 से भाग लगाएं तो 9 बच रहा है, बी को यदि 13 से भाग लगाएं तो 7 बच रहा है और सी को यदि 13 से भाग लगाएं तो 10 बच रहा है। तो मैं ये बोल दूंगा मेरे भाई, ए जो है वो 13 गुना ए, 13 गुना 1 प्लस 9। मैं ये बोल दे रहा हूं कि भागफल जो है वो सभी के लिए 1 है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 13 गुना 1 प्लस 9। अच्छा, बी निकालूं ऐसे ही में, तो बी होगा 13 गुना 1 प्लस होगा 7, जो शेषफल बच रहा है। और ऐसे ही यदि मैं सी निकालूं तो सी होगा 13 गुना 1 प्लस 10। तो आप यहां से यदि ए बी सी की वैल्यू निकालें तो 13 एक कम 13 और 13 में 9 जोड़े तो 22 होगा, 13 एक कम 13, 7 जोड़े तो 20 होगा और 13 एक कम 13 और 10 जोड़े तो मेरे भाई 23 होगा। ठीक, अब आपको भाग किसको करना है, a प्लस 2b प्लस 5c से। तो a हो गया 22, 2b 40 हो जाएगा और 5c, 5c मतलब 23 का 5 गुना, और 23 का 5 गुना 115 होगा मेरे भाई। और इसको भाग करना है आपको 13 से। तो आपको ये बताना है कि शेषफल क्या आएगा। तो देखिए, इन सभी को आपको जोड़ना होगा। 5 और 2 7 आएगा, 4 और 2 6, 6 और 1 यहाँ भी 7 आना है और यहाँ बचना 1 और भागित करना होगा 13। तो 13 एक कम 13, बचेगा कितना 4, 13 तिया 39, बचेगा कितना 8। तो आपका जो शेषफल होगा वो 8 होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो जी, अगले सवाल को देखो। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 गुना है। दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है वो 350 दिया गया है। उनमें से एक संख्या 100 है, दूसरी संख्या आपको बतानी। ठीक है जी, देखिए, मान लो इस संख्या में एलसीएम x है और एचसीएफ जो है वो y। तो x बराबर 6y हो जाएगा। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 6 गुना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6y। दूसरी बात ये बोल रहा है वो कि एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ x प्लस y बराबर दिया गया है 350। तो आप मुझे बताओ
एक्स की जगह में मैं यदि 6y को रख दूं तो ये कुल मिलाकर 7y हो जाएगा, और 7y बराबर होगा 350। तो मेरे भाई y की जो वैल्यू आएगी वो 50 हो जाएगी। y की वैल्यू 50 यदि हुई तो x की जो वैल्यू होगी वो 50 गुना 6 होगी, और 50 गुना 6 होगी मतलब 300 होगी। आप पहले इतनी बात को समझ जाए कि y की वैल्यू 50 आ गई आपके सामने, और x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू आ गई 300, और दोनों का जोड़ हो गया 350। ठीक है। अब आपको दूसरी संख्या निकालना है जबकि पहली संख्या दी गई है। आप ये भी जानते हो कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एलसीएम आपके पास 300 है, एचसीएफ आपके साथ 50 है, जबकि पहली संख्या आपकी 100 है और दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो आपको 100 से इसे कैंसिल करना होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। 50 में यदि 50 में 3 का गुणा करेंगे तो आंसर आ रहा होगा 150, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप जल्दी से। और मेरे दोस्त आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना होगा क्योंकि सवालों का लेवल अच्छा है, तो सही मायने में आपको अच्छे तरीके से ये सीखने होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको सही मायने में वोड मास का यूज करना है। वोड मास कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ो और फिर घटाओ, लेकिन बीच में ऑफ लिखा है तो ऑफ को पहले सॉल्व करना है। तो मैं ऑफ और ब्रैकेट को एक साथ सॉल्व कर रहा हूं, देखना जरा एक बार। 3 गुना 8 भागित, देखो इस ऑफ को यदि मैं सॉल्व करूंगा तो 6 चौके 24 हो जाएगा। उसके बाद -6 भागित का होगा 4 गुना, इस ब्रैकेट को यदि मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस का 2 होगा। उसके बाद प्लस का होगा 4 माइनस का 2 गुना 9 भागित 6 और गुना हो जाएगा 6। इसके बाद मेरे दोस्त मैं सारे भाग के निशान को हटा दूंगा, तो ये हो जाएगा 1/3, और 3 से 3 ये वाला भी कट जाएगा तो ये पूरा 1 बचेगा। इस पार्ट के पूरे की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, माइनस, जब इससे मैं ये कैंसिल कर रहा हूँ तो ये माइनस का, देखो 2 से यदि कैंसिल करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 आएगा, इनटू में आएगा माइनस का 2। उसके बाद प्लस का आएगा 4 माइनस 2 ज्यों का त्यों रहने दो, गुणा में देखो 3 से कैंसिल करेंगे 3 तिया 9, और 3 से कैंसिल करेंगे 3 दूनी 6 होगा, और लास्ट में गुणा में आएगा 6। ऐसे दूसरे स्टेप में मैंने सारे भाग के निशान को हटा दिया। ठीक है जी, अब मैं गुणा के निशान को हटा रहा हूं, तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा तो 3 जो है वो प्लस का आ जाएगा, प्लस का 4 होगा, माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस का 3 आने के बाद आपको इस 3 का गुणा 6 से करना है, तो इसे आप माइनस का 18 ही लिख लें। तो 4 और 3 7, 7 और 1 होगा 8, अरे हाँ है ना, और 18 में से 8 कैंसिल कर रहे होंगे तो माइनस का 10 आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन। चलिए जी अगले क्वेश्चन पर। 41 56, यहाँ 86 लिख लीजिए। 86, देखिए 41 56 86 131 और 191, अगला नंबर क्या होगा ये बताना है आप। सही मायने में आपका सवाल ये है। ठीक है, देखिए यहाँ कितने का अंतर है, तो यहाँ अंतर है जी 15 का। उसके बाद यहाँ अंतर होगा 30 का, यहाँ अंतर है आपका 45 का, और यहाँ अंतर है आपका 60 का। देखो आप समझ आता होगा, 15 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, आगे जो अंतर होगा वो 75 का होगा। तो मेरे भाई 5 और 1 6, यूनिट प्लेस पर 6 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए जल्दी से, नंबर सीरीज का काफ़ी हद तक अच्छा वर्टेज होता है, इसलिए नंबर सीरीज के सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं सेट्स में।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक दर्पण में 12:20 समय दिखाती है, एक दर्पण में एक घड़ी जो है वो 13:20 समय दिखा रही, तब वास्तविक समय क्या होगा देखना। देखो ये आपकी दर्पण की इमेज दी गई, ठीक है। और आप मुझे बताओ दर्पण प्रतिबिंब कब निकलता है, जब आप पूरे 12 में से घटाओ, या फिर 11:60 में से घटाओ, या फिर 24 में से घटाओ, या फिर 23:60 में से घटाओ। तो मेरे भाई ये 11 से 12 से बड़ा है, इसलिए आप इसे घटा रहे होंगे 23:60 में से। 23:60 में से आपको घटाना होगा, तो 23:60 में से क्या घटाए कि 13:20 आ जाए। तो यहाँ तो आपको 40 घटाना होगा और यहाँ घटाना होगा 10। तो देखो 60 में से 40 गया 20 बचा, और 23 में से 10 गया 13 बचा। तो सही मायने में घड़ी में जो समय हो रहा होगा वो हो रहा होगा 10:40, ऑप्शन नंबर ए। तब उसकी मिरर इमेज बनेगी 13:20। चलो जी, अगले सवाल को देखो जरा। देखिए, पिता की वर्तमान आयु बड़े पुत्र की आयु की दोगुनी है, ठीक है। 10 वर्षों के बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की 3 गुनी होगी। यदि दोनों पुत्रों की आयु के बीच का अंतर 15 वर्ष है, तो पिता की वर्तमान आयु बताना। देखो, आप इसको इस तरीके से सोचो कि मान लो बड़ा वाला जो पुत्र है वो x का है, तो छोटा वाला पुत्र y का होगा। और दोनों के बीच में आयु का जो अंतर है वो 15 है। इसका अर्थ ये है कि x माइनस वाई की वैल्यू 15 होगी, ठीक है भाई। अब देखें, पिता की जो आयु है, पिता की जो आयु है बड़े पुत्र की आयु की डबल है, तो पिता हो गया 2x। पिता की जो आयु है बड़े पुत्र की आयु की 2 गुनी, तो पिता कितने का हो जाएगा 2x का। 10 वर्षों के बाद पिता की आयु, आप 10 वर्षों की बात की यदि बात कर रहे हो तो ये 2x + 10 होगा। छोटे वाले बेटे की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि 10 वर्षों के बाद ये y + 10। और ये वाली आयु इससे 3 गुनी है, तो मेरे भाई इसको कर दो आप 3 गुना और बीच में बराबर का निशान लगा दो। देखिए ये 2x + 10, ये होगा 3y प्लस होगा 30। तो अब एक काम करिए आप, यहाँ 3y बराबर हो जाएगा 20। अब यहाँ आप x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू होगी 15 + y। 15 + y को यहाँ रख दो x की जगह, तो 15 दूनी 30 होगा, और प्लस का हो जाएगा 2y, माइनस का 3y इज इक्वल टू 20। 30 उधर जाएगा माइनस का होगा, और ये माइनस y बचेगा, और इधर बचेगा माइनस का 10, तो y की वैल्यू 10 आ गई। और y की वैल्यू यदि 10 है तो मेरे भाई x की वैल्यू होगी 25, क्योंकि x 15 ज़्यादा होगा। तो y आ गया 10 और x की वैल्यू आ गई 25। मानते हो? बताना क्या है, पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु बड़े बेटे से डबल है, और बड़े बेटा 25 का है, तो इसका डबल होगा 50। देखिए आप एक बार, ठीक है भाई। अगले सवाल पर आइए। और देखो आपको बार बार बोला जा रहा है सारे ही बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा समय लगेगा, पेशेंस रखना होगा, चीज़ें सीखनी होगी, तब पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। झंडू टाइप प्रैक्टिस करके पूरे में से पूरे नंबर नहीं आएंगे। अरे हाँ है ना। देखिए 13 का संबंध 196 से, यदि आप 196 को ध्यान से देखें तो ये 13 + 1 का स्क्वायर,
इसका अर्थ ये है ये 14 का स्क्वायर। देखिए 17 का संबंध 324 से, 324 को यदि आप ध्यान से देखें तो ये 17 प्लस 1 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होगा 324। तो मेरे भाई यहाँ 16 लिखा है तो आंसर क्या आएगा 16 प्लस 1 का स्क्वायर, 16 प्लस 1 का स्क्वायर अर्थात 17 का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर होगा 289। ऑप्शन नंबर ए एनालॉजी का सवाल। ठीक है जी, चलो अगले सवाल पर। राजू अपनी आय का क्रमशः 10%, 20% परिवहन और भोजन पर खर्चा करता है। शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्चा कर देता है और बचत जो है उसकी वो 26,460। तो भोजन और कपड़ों पर एक साथ कुल कितना खर्चा किया ये बताना है। देखिए टोटल मान लो उसकी आय 100, 100 में से 10 खर्चा कर दिया परिवहन पर, और मेरे दोस्त 100 में से 20 खर्चा कर दिया भोजन पर। बचा कितना 70। अब बची हुई आय का 30% कपड़ों पर, तो इसका आप निकाल लो 30%। तो 70 का 30% निकालेंगे तो 21 कपड़ों पर खर्च कर दिए। बचा कितना 49। देखिए टोटल 100 आय माना आपने, 10 हो गया परिवहन पर खर्चा, 20 हो गया भोजन पर खर्चा, बचा 70। बची वाली का 30% जो है वो कपड़ों पर खर्चा किया, ये कपड़ों पर खर्चा हुआ। बची कितनी 49। ठीक है, अभी भी उसकी बचत जो है वो है मेरे भाई 26,460, 26,460 बचत है, और अपने हिसाब से बचत जो है वो 49। आपको बताना क्या है, भोजन और कपड़ों पर कितना खर्चा हुआ है ये बताना है। तो भोजन पर 20 खर्चा हुआ है और कपड़ों पर खर्चा हुआ है 21। कुल मिलाकर आपको 41 की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इसे जब आप कैंसिल कर रहे होंगे तो 49 से कैंसिल कीजिए। 49 से जब कैंसिल करोगे तो ये 5 बार कैंसिल होगा, 49 पंचे 245 होगा, और फिर उसके बाद 49 चौके जाएगा। कुल मिलाकर ये 540 बार जाएगा, और 540 बार जाने के बाद 41 शून्यम शून्य होगा, 41 चौके 164, हाथ का आएगा 16, 41 पंचे 205, और 205 में 16 जोड़ रहे होंगे तो 221, 221 40 आपके सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चेक कर लीजिए आप, जो लिखा है उसका पहाड़ा पढ़िए वो बेहतर होता है। चलिए अगले सवाल पर। x³ माइनस 2x² प्लस ये px है, px माइनस क्यू को x² माइनस 2x माइनस 3 से भाग दिया जाए तब x माइनस 6 शेष बचता है, तब p और q के मान आपको बताना। देखिए सर इसे आप ध्यान से देखें, और इसे जब आप ध्यान से देखोगे तो सही मायने में इसे आप ऐसे लिख सकते हो 2x माइनस 3। देखिए ये माइनस 2x ही लिखा हुआ है, अरे हाँ है ना। अब यहाँ से आप x कॉमन ले लो तो बचेगा x माइनस 3। उसके बाद मेरे भाई +1 कॉमन ले लो तो यहाँ भी x माइनस 3 बचे, ये x माइनस 3 बचा, और यहाँ बचा x प्लस 1। तो एक बार x की वैल्यू आप 3 एज्यूम करो, और एक बार x की वैल्यू आप -1 एज्यूम करो, ऐसे मान गए। एक बार x की वैल्यू 3 आएगी और एक बार x की वैल्यू जो है वो -1 आएगी। अब आपका जो शेष बच रहा है वो बच रहा है x माइनस 6। इस पे यदि इससे भाग लगाया जाए तो अब देखिए मैं एक बार x की वैल्यू 3 रख रहा हूँ तो 3 का क्यूब 27 होगा, माइनस
2, 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस पी गुना 3 होगा, माइनस क्यू होगा, बराबर में शेषफल कितना बच रहा है x माइनस 3, तो 3 में से माइनस 6 घट जाएगा। यहाँ से p और q की दो वैल्यू निकल के आएगी। 27 को ज्यों का त्यों रहने दो, माइनस का 18 होगा, प्लस का 3p होगा, माइनस का q होगा और माइनस का 3 होगा। अब यहाँ बच रहा होगा 9 और 9 पलट के उधर जाएगा तो 3p माइनस q, माइनस 9 इधर जाएगा तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। अब इसी तरीके से दूसरी बार जो है वो x की वैल्यू -1 रखना है, तो -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब -1 होगा, 2 -1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस पी एक्स की वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस पी हो जाएगा और माइनस का क्यू होगा, और इधर -1 और -6 होगा। यहाँ से इसे कैलकुलेट करेंगे तो -1 -2 माइनस पी माइनस क्यू बराबर माइनस का 7 होगा। -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 होगा, तो माइनस पी माइनस क्यू बराबर प्लस का 3 होगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है जी। अब ऊपर एक समीकरण है, नीचे एक समीकरण है, इन दोनों का आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो आप इन्हें घटा दो तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। क्यू से क्यू कैंसिल होगा, पी प्लस का होगा तो ये 4p हो जाएगा, और मेरे भाई माइनस का 12 है और प्लस का 4 है तो माइनस का 8 बचेगा, तो p की वैल्यू -2 आएगी, p की वैल्यू -2 आएगी, p की वैल्यू -2 दो जगह। ठीक है, अब p की वैल्यू -2 है तो देखो माइनस पी माइनस क्यू बराबर माइनस का 4 है, p की वैल्यू -2 है तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस क्यू होगा बराबर में माइनस का 4 होगा, -4 इधर आएगा तो प्लस का होगा और q उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो q की वैल्यू फाइनली प्लस का 6 होगी, q की वैल्यू प्लस का 6 होगी, p की वैल्यू माइनस का 2 होगी। देख लीजिए आप एक बार। ठीक है, और मेरे दोस्त सारे सवालों को आपको करना ये है कि वीडियो को पहले रोकना है, कुछ समय आपको करके देखना है, उसके बाद आपको सवाल का सॉल्यूशन देखना है, तो आप उसे बेहतर ढंग से तैयार कर पाएंगे। सवालों के लेवल अच्छे हैं, सवाल करने में आपको मज़े आएंगे। एक सिपाही 200 मीटर दूर से चोर को देखता है और पीछा करना शुरू करता है। देखिए जी, ये मान लो चोर और ये सिपाही, ये सिपाही और ये इसे देख रहा है और इसका पीछा करना चालू कर रहा है, और दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर। ठीक है, जबकि सिपाही की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर और चोर की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर। एक की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, एक की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। आपको ये बताना है चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूर कितने मीटर तक चल गया होगा। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस चोर को यहीं रोक दो और ये वाली स्पीड सिपाही की स्पीड से कम कर दो, तो इसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, सापेक्ष गति। तो सिपाही की गति बची 2 किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4, दूरी बटा 4, और इसे आप मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे होंगे, तो 5 दूनी 10, ये कैंसिल होगा, 18 पलट के ऊपर जाएगा तो समय आ जाएगा 360 सेकंड। तो आप बोलेंगे 360 सेकंड के बाद चोर पकड़ा जाएगा, 360 सेकंड के बाद चोर पकड़ा जाएगा। आपको बताना चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूर मीटर में दौड़ पाएगा, तो आप मुझे बताओ चोर की स्पीड कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर, इसे बना लो मीटर प्रति सेकंड, और दूरी बराबर होता है 4 गुणित समय, और समय कितना है 360, 18 दूनी 36, 20, 6 पंचे 30, और 30 में 20 का गुणा करेंगे तो 600 मीटर तक चोर भाग पाएगा और फिर वो पकड़ा जाएगा।
देख लीजिए आप ध्यान से एक बार कि किस तरीके से ये हो रखा है। फाइनली अपन ने रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। रिलेटिव स्पीड में यदि सेम डायरेक्शन हो तो चालें आपस में घट जाती है, वो अपन ने डायरेक्ट घटा रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक धातु वाला अर्धगोला स्टील से बना है। कटोरे को बनाने में कुल इस्तेमाल की गई स्टील 342 पाई घन सेंटीमीटर। कटोरे में 144 पाई घन सेंटीमीटर पानी आ सकता है। कटोरी की मोटाई और बाहरी भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बड़े ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये कटोरा है मान लो। और ये कटोरी की मोटाई है। बड़े ध्यान से समझना जरा। ये कटोरी की हो गई मोटाई, ये जो येलो पेन से दिखाए जा रहे हैं। अब देखिए, ये पानी, ये कटोरे में भरा जा सकने वाला पानी की मात्रा है। इतना पानी कटोरे में भरे जा सकता है। ठीक। अब कटोरे में जो स्टील यूज हुई है वो 342 पाई हुई है। तो ये वाली स्टील यूज हुई है और ये है 342 पाई। और पानी जो भर सक रहा है वो भरा जा सक रहा है 144 पाई। ठीक है, आपको बताना है बाहरी भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बाहरी भाग जो है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। पहले आप ये बताओ कि ये भी तो एक अर्धगोला ही बना अंदर की तरफ। अरे हाँ ना। अब मैं इस अंदर वाले अर्धगोले की रेडियस पता कर रहा हूँ, जबकि मुझे भरा जा सकने वाला पानी यदि दिया है इसका अर्थ ये है कि इसका आयतन दे रखा है। अरे हाँ है ना। तो इसका आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। और इसकी वैल्यू दी गई है 144 पाई। पाई से पाई कैंसिल होगा, 144 से कैंसिल करेंगे तो ये 72 बार होगा। और 72 का यदि 3 गुना करेंगे तो 216 आएगा। तो मेरे भाई आर की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये वाला जो अर्धगोला है इसका आयतन मैंने पता, सॉरी इसकी रेडियस मैंने पता कर ली। और इसकी रेडियस आई कितनी, 6। तो इसकी रेडियस लिख दे रहा हूं मैं 6। इसकी रेडियस 6 आ गई। ठीक है, अब मुझे इस बाहरी परत की टोटल रेडियस पता करनी, कि ये टोटल रेडियस कितनी होगी ये पता करनी। तो मैं क्या करूंगा मेरे भाई, देखो मुझे ये वाले का आयतन भी पता है और इसको बनाने में लगी हुई स्टील, इसका अर्थ ये है 342 पाई लगी है। तो मुझे बनाने वाली स्टील भी पता है कि इसमें कितनी स्टील का यूज हुआ है, 342 स्टील पाई का यूज हुआ है। अब मुझे यदि बाहर वाले की रेडियस पता करनी है तो मैं इसे एक समय के लिए आर मान ले। ठीक है, अब टोटल यदि ये आर है, इसमें से यदि मैं ये वाली निकाल दूं तो मुझे ये पता चल जाएगी। तो इतने का आयतन मुझे दे भी रखा है। तो इतने का आयतन यदि निकालना है मुझे तो 2/3 पाई। अब मैं बाहर वाली को लूंगा आर क्यू, माइनस अंदर वाली को लूंगा आर क्यू। और ये कुल मिलाकर जो आयतन दिया है वो दिया है मुझे 342 पाई। तो देखो पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2। और आर क्यू माइनस छोटा आर का क्यू
बराबर 3 से गुणा करेंगे 3, 7 या 21 का 1, हाथ का 2 और 3 एक कम 3, 3 और 2 होगा 5, ये 513 हो जाए। अब देखिए मेरे भाई आर क्यूब की वैल्यू 216 है, ठीक। तो बड़ा वाला आर का क्यूब बराबर 513 प्लस 216, तो ये हो जाएगा आर क्यूब बराबर 729। तो बड़े वाले आर की वैल्यू आ गई 9। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो है वो 9 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 6। अंदर वाले भाग की रेडियस 6 है और पूरे की रेडियस 9 है, तो इसकी मोटाई कितनी आएगी 3। इसकी मोटाई कितनी आएगी 3। तो आपको कटोरे से मोटाई पूछा था, तो कटोरी की मोटाई 3 सेंटीमीटर आएगी। कटोरी की मोटाई कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी मोटाई आ गई 3 सेंटीमीटर। देखिए अब इसका वक्र प्रश्न निकालना, तो वक्र प्रश्न निकालने का तरीका होगा भाई 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई और आर की वैल्यू 9 है और 9 का स्क्वायर 81 होगा और 81 का डबल होगा 162 पाई। तो इसका वक्र प्रस्थ आएगा 162 पाई। ये 3 गलती से लिखा गया होगा। 162 पाई इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। आप एक बार देख लें जरा। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पर। और देखो अच्छा खासा हिस्सा आपका एडवांस का आना है। अरे हाँ ना, तो एडवांस स्कीप नहीं करना, किसी के कहने में ये नहीं करना कि भाई एडवांस के सवाल नहीं आते, एडवांस छोड़ देंगे। मेरे भाई एडवांस के सवाल आपको आएंगे। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है मान लो, इसकी जो मध्यिकाएं हैं वो एक दूसरे को काटते हुए बिंदु जी पर मिल रही। तो इस तरीके से माध्यिकाएं एक दूसरे को काटेगी और इस पॉइंट जी पर ये मिल रही। ये त्रिभुज है मान लो ए बी सी। तो ए के साथ जो मध्यिका बन रही वो ए डी बन रही, बी के साथ बी ई बन रही और उसके साथ सी के साथ जो बन रही वो सी एफ बन रही। अब देखिए चतुर्भुज बी डी जी एफ का क्षेत्रफल दिया आपको, बी डी जी एफ, बी डी जी एफ। तो ये रहा बी, ये रहा डी, बी डी जी एफ, बी डी जी एफ। एक सेकंड, ये चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज है ये ऐसे देखो, ये जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल दिया है आपको, इसका क्षेत्रफल दिया है 12 करनी 3। और आपसे इस समबाहु त्रिभुज का साइड पूछ रखा है कि इस समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको निकालना है। अब मेरे बात को बड़े ध्यान से समझना, यदि कोई समबाहु त्रिभुज है और उसकी माध्यिकाएं एक बिंदु जी पर यदि वो काटे, तो मेरे भाई यहां जो चतुर्भुज बन रहे होंगे वो 3 चतुर्भुज बन रहे होंगे। पहला ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा और तीसरा चतुर्भुज ये बनेगा। तो ये तीनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो इक्वल होता है। तीनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इक्वल होगा। और मेरे भाई इन तीनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल होगा, इसका अर्थ ये है कि एक चतुर्भुज का एरिया यदि 12 करनी 3 है और इसको मैं यदि 3 गुना कर दूं तो ये पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये वाला चतुर्भुज, ये ऊपर वाला चतुर्भुज, ये वाला चतुर्भुज, तीनों के एरिया इक्वल है और तीनों के एरिया को यदि जोड़ दें तो वो त्रिभुज के एरिया के बराबर हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो करनी 3/4 भुजा स्क्वायर होता है। मेरे भाई जब इसे आप कैंसिल कर रहे होंगे तो ये 3 से करनी 3 कैंसिल होगा, 4 तिया 12, ये 12 गुना 12 हो जाएगा और 12 गुना 12 ए का स्क्वायर होगा, तो ए की वैल्यू खाली 12 आएगी। देख लीजिए आप एक बार।
और अच्छा खासा हिस्सा आपका पूछा जाना है, तो आपको ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। एक कैन में 28 चॉकलेट है, जिनमें से कुछ मिंट चॉकलेट है, अन्य सफेद चॉकलेट है। यदि मिंट चॉकलेट की यादृच्छिक रूप से निकाला जाए तो चुनने की प्रायिकता 1/4। चार में से एक जो है वो मिंट है, चार में से एक मिंट है, चार में से एक मिनट है, तो मेरे भाई टोटल चार नहीं है, बल्कि टोटल कितनी है 28। तो 28 में से 7 मिनट होगी। अरे चार में एक मिनट है तो 28 में कितनी होगी, 7 मिनट होगी। आपको बताना कौन सी चॉकलेट है, सफेद चॉकलेट। तो 28 में थे, 7 मिनट है, तो बची कितनी 21। बची कितनी 21। 21 चॉकलेट ऐसी होगी जो सफेद होगी, 21 चॉकलेट सफेद होगी। हाँ, चलो अगले सवाल पर देखो। टेक्स्ट बुक में 25 कर्मचारियों का औसत वेतन 30,000 रुपये प्रति माह है, और 5 प्रबंधों का जो औसत वेतन है वो 51,000 रुपये। टेक्स्ट बुक के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन क्या होगा ये बताना। देखिए टोटल 25 है, और 25 का जो एवरेज है वो 30,000 का। बचे 5 प्रबंधक, इनका एवरेज है 51,000 का, और आपको ओवरऑल एवरेज बताना है। तो देखो एवरेज निकालने के तरीके से आप इसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी कर सकते हो, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। मैं ये बोल रहा हूँ कि सारों का है एवरेज ही 30,000 है। सारों का एवरेज क्या है 30,000। सभी व्यक्तियों को औसत मैंने 30,000 मान लिया, तो मेरे भाई ये 30,000 का तो कोई रोल कॉल नहीं रहा। अब यहां बचा कितना, 21,000। एक पर 21,000 ज्यादा है, तो कुल मिलाकर 5 पर कितना ज्यादा होगा, 21 गुना 5। मानते हो। अब 21 गुना 5 ज्यादा हो रहा है, लेकिन आपको टोटल 30 भाग इसके बनाने हैं, 30 भागों में इसे विभाजित करना है, तो 30 से इससे भाग कर दीजिए। तो 5 से भाग लगाएंगे तो 5 6 का 30। ठीक है जी, 6 से भाग लगाएंगे तो 6 से भाग लगाएंगे तो 3 5 0 0 3500 बार ये भागता है। इसका अर्थ ये है कि एवरेज जो है वो 3500 बढ़ेगा। तो 30,000 पर 3500 यदि बढ़ेगा तो 33,500 इनका औसत होगा। ठीक है, आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे कि 25 का एवरेज 30,000 है, तो 25 में 30,000 का गुणा करते, प्लस 5 का एवरेज 51,000 है, तो 5 में 51,000 का गुणा कर देते, अपॉन 25 और 5 30 लोग हो गए टोटल, तो 30 लोगों से भाग लगा देते। इसको भी यदि आप सॉल्व करोगे तो आंसर निकल जाएगा। लेकिन जो आपको सिखाया गया है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन फ्री तरीका है, कैलकुलेशन उसमें थोड़ा कम होगा। ठीक है जी, देखिए जी अगले सवाल को। यदि किसी विशेष आंकड़ों समूह का माध्य दिया गया है और बहुलक दिया 36 63, तो आपको माध्य का बताना है। तो ध्यान ही रखना, बहुलक बराबर होगा 3 गुना माध्य का। मान लो माध्य का x है, 3 गुना माध्यिका को मैं x मान ले रहा हूँ, या माध्यक को x मान ले रहा हूँ, माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य। तो बहुलक कितना दिया है 63, बराबर 3x माइनस 2 गुना 36। 63 और 36 में 36 को डबल करेंगे 72, और इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा। 3 से जब इसे कैंसिल कर रहे होंगे तो ये 21 बार कैंसिल होगा, और 72 को कैंसिल करेंगे तो 24 बार कैंसिल हो, और कुल मिलाकर इनका जोड़ यदि करेंगे तो इनका जोड़ 45 आए। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भागित है, भागित का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है। तो निम्न समीकरण को बनाना है, पहले तो इसके आप निशान बना लीजिए। 15 भागित का अर्थ क्या है गुणा,
तो ये 405 होगा। माइनस का अर्थ है भागित, तो भागित 3 होगा। प्लस का क्या अर्थ है? तो प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का 25 होगा। और गुणा का क्या अर्थ है? तो मेरे भाई गुणा का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है प्लस, प्लस का होगा 5। अब आप इसमें बोर्ड मास यूज़ कर रहे होंगे, तो बोर्ड मास कहता है पहले भाग दे दो, तो भाग दे दो जी। तो भाग देंगे तो 3 एकम 3 बचा एक, 3 तिया 9 बचा एक, 3 पची 15। 135 में 15 का गुणा कर दीजिए। 15 में 75 का 5, हाथ का 7, 15 तिया 45 और 7 52 का 2, हाथ का 5, 15 एकम 15 और 15 और 5 हो गया 20, माइनस का 25, प्लस का होगा 5। तो देखो 25 घटाएंगे तो 2000 होगा और 2000 में 5 जोड़ेंगे तो 2005 आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं, केवल आपको निशान बदलना है, उसके बाद बोर्ड मास का यूज़ करके सॉल्व कर जाना है। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। ये इनइक्वालिटीज़ का सवाल है। 4 स्टेटमेंट आपको गिवन है, 4 में से ये पता करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, कौन सा सत्य है ये बताना है बस। देखो जी, आप मुझे बताओ यू से एस तक जाना है, तो यू से एस तक जाना है, तो यू से एस तक जाएंगे तो यू ग्रेटर होगा किससे? एस से, क्योंकि यू और एस के बीच में, यू और एस के बीच में ये दो ही निशान आए और ये दो निशान आए तो आंसर ये वाला होता है। मुंह यू की तरफ खुला है तो ये एकदम सत्य है। ठीक है, अब आपको किसी को चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, पहला एकदम सत्य है। आप चाहें तो एक और चेक कर लें, वो निश्चित ही गलत होगा। आपको क्यू से टी जाना है, क्यू से यदि टी जाना है तो ये रहा क्यू और ये रहा टी, और देखो ये दो आड़े टेढ़े मुंह वाले आ गए, और आड़े टेढ़े मुंह वाले यदि आ गए हैं तो फाइनली ये ब्लॉक हो जाएगा। अरे हाँ है ना, तो इनके बीच में कभी निष्कर्ष नहीं निकल सकता। तो आपका पहला ही यदि सही आ गया था तो बाकी आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, फाइंड ऑड वन आउट। इनमें से कोई एक अलग है वो आपको बताना है। देखिए, चहचाना, हिनहिनाना और मिमियाना, ये किसी ना किसी पशु और पक्षी की आवाज़ है, लेकिन मेरे भाई तलाशना कोई आवाज़ नहीं है, इसलिए तलाशना जो होगा वो अलग होगा। अरे हाँ है ना, चहचहनाना, हिनहिनाना और मिमियाना ये किसी पशु या पक्षी की आवाज़ें होती हैं, लेकिन तलाशना आवाज़ नहीं होती, इसलिए तलाशना उसमें से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 3 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात जो है वो 5:1 है। देखिए 5:1 अनुपात, और ये कब है? 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले अनुपात 5:1, जबकि 10 वर्ष के बाद आयु का अनुपात 12:5 हो जाएगा, तो अनुपात 12:5 हो जाएगा। और ये कब होगा? तो ये होगा 10 वर्ष बाद। आप मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि इन दोनों में, इन दोनों रेसों में कितने सालों का अंतर है? तो 10 और 3 13, दोनों अनुपात में 13 सालों का अंतर है, क्योंकि एक 3 साल पहले का दिया, एक 10 साल बाद का दिया, तो दोनों में 13 सालों का अंतर हो गया। ठीक है भाई, अब देखिए, अब इनका साइड वाला रेशो आप एक बार देखिए कि सेम है या नहीं है। आप मुझे बताओ यहाँ कितने का डिफरेंस? तो आप बोलेंगे 7 का। यहाँ कितने का डिफरेंस? तो आप बोलेंगे 4 का। ये सेम नहीं है। जब ये सेम ना आए तब आप ऊपर वाला डिफरेंस निकालें, ऊपर वाला 4 और नीचे वाला डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा? 7। और अब नीचे वाले डिफरेंस से ऊपर गुणा करना है, 7 का ऊपर गुणा करेंगे तो 7 35, 7 का ऊपर गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, ऊपर वाले डिफरेंस का नीचे गुणा कर दें, 12 चौके 48 और 4 का गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20। अब देखिए यहाँ कितने का अंतर? 13 का, और यहाँ भी कितने का अंतर? 13 का। ऐसे अंतर निकल जाएगा और ये सेम हो जाएगा। जब 13 सालों का अंतर है तो मेरे भाई एक यूनिट 13 साल को ही दिखाएगी, सॉरी एक यूनिट 1 साल को दिखाएगी, तो 13 का यदि अंतर है तो 13 यूनिट 13 साल को दिखाएगी। तो उनकी आयु जो है वो एक्चुअल 35 और 7 होगी। कब? 3 वर्ष पहले। तो आज उनकी आयु कितनी होगी? तो आज एक की आयु 35 + 3 38 होगी, और 7 + 3 कितनी होगी? 10। अब आपको बताना है
कब राम की आयु श्याम की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो देखो जी, कितने साल बाद ये आपस में दोगुने हो जाएंगे, कितने साल बाद ये आपस में दोगुने हो जाएंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि x साल बाद ये आपस में दोगुने हो जाएंगे। x साल हो गए, ये इससे डबल हो गया, तो इसमें आप 2 का गुणा कर दो और इसे आपस में बराबर कर दो। तो ये 38 प्लस x होगा, इधर होगा 20 प्लस 2x। x को उधर ले जाएंगे तो x बचेगा और 20 को इधर लाएंगे तो 18 बचेगा। तो x की वैल्यू 18 आएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो पात्र ए और बी में 3:8 और 6:5 के अनुपात में स्प्रिट और पानी ले, और 5:6 के अनुपात में स्प्रिट और पानी का घोल प्राप्त करने के लिए उनकी सामग्री को किस अनुपात में मिश्रित करना पड़ेगा। मिक्सचर का सवाल है, बात को समझना। या तो सवाल को स्प्रिट से ही कर जाओ या पानी से ही कर जाओ, दोनों ही तरीके से हो जाएगा। देखो स्प्रिट से यदि मैं कर रहा हूँ तो पहले बर्तन में 11 में 3 स्प्रिट है और दूसरे बर्तन में 11 में 6 स्प्रिट है, और ओवरऑल आपको 5 स्प्रिट चाहिए, किस में से 11 में से। एक बार घटेगा और एक बार इसमें से ये घटेगा और एक बार इसमें से ये घटेगा, ये मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है। तो 6/11 में से 5/11 घटाएंगे तो 1/11 बचेगा, और 5/11 में से 3/11 घटाएंगे तो ये 2/11 बचेगा। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली जो रेशो निकल के आएगा वो 1:2 का आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल पर आओ। देखिए 8 है 2 है 5 = 21, 1 है 4 है 8 = 12, तो 9 है 2। आपको ये बताना है कि ये 21 कैसे बना। तो मैं ऐसे सोच ले रहा हूँ कि 8 दूनी 16 और 5 जोड़ेंगे तो ये 21 बन गया। अरे हाँ है ना, 1 × 4, 1 × 4 और 8 जोड़ेंगे तो ये 12 बन गया। तो पहली दो संख्या का गुणा करना है और बाद वाली संख्या को जोड़ देना। तो 9 दूनी 18 और इसमें जोड़ना है 5, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आई। 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते समय वे कितने समय बाद पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। देखिए इसके लिए आपको ये पता करना होगा कि इस दौड़ को पूरा करने के लिए वो कितना कितना समय ले रहे हैं, उनका स्टार्टिंग पॉइंट ये। ठीक है, तो मेरे भाई पहला व्यक्ति 400 मीटर दौड़ने के लिए 400 मीटर दौड़ने के लिए 10 की स्पीड से यदि वो दौड़ रहा है तो 40 सेकंड लेगा। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। और दूसरा व्यक्ति 400 मीटर दौड़ने के लिए 16 की स्पीड से यदि वो दौड़ रहा है तो 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80, ये 25 सेकंड लेगा। एक व्यक्ति 40 सेकंड लेगा और दूसरा व्यक्ति 25 सेकंड लेगा। अब आपको बताना है कि कब ये मिल जाएंगे इसी पॉइंट पर। तो मेरे भाई इसी पॉइंट पर यदि इनको मिलाना है तो आप 40 और 25 का एलसीएम निकाल लें। तो 25 होता है 5 × 5 और 40 होता है 8 × 5। तो देखो 5 तो दोनों में कॉमन है, तो बचा क्या, ये पूरा यदि ले लिए तो ये 5 खत्म हो जाएगा और उसके बाद साथ में ले लो 8। 25 अट्ठे आंसर होगा और 25 अट्ठे 200 सेकंड आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। फाइनली ये एलसीएम का सवाल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल रहा आपका ये। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार वैध मतों का 60% प्राप्त करता है, वैध मतों का 60%, और मतों की कुल संख्या दी गई है 8,850। 8,850 मत दिए गए। ठीक है, 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितने, 9/10। अरे 10 में से एक वोट खराब हो गया,
10 में से एक वोट खराब हो गया तो बचा कितना, 9/10। दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या आपको बतानी। देखो, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का, देखो अब ये वैलिड वाले बचे, और वैध मतों का कितना मिलेगा, 40%। और 40% का अर्थ क्या होता है, 2/5। जब इसे आप कैंसिल कर रहे होंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5 बचा 3, 5 सता 35 बचा 3, 5 सता 35 और 9 दूनी 18। अरे हाँ है ना, तो 177 गुना 18 आंसर होगा, 177 गुना 18। तो 18×5 = 90, 18×6 = 108, 18×7 = 126, 126 का 6, हाथ का 12, 18×7 = 126, 126 में 12 जोड़ेंगे तो 138 होगा, 86 वाला आंसर होगा, 3186। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ सर। यदि x प्लस वाई बराबर 5 है और x 1/x प्लस 1/y बराबर 20/9, तब x³ प्लस y³ निकालना। तो मेरे भाई x³ प्लस y³ की यदि चर्चा करें तो x³ प्लस y³ होता है x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy अपॉन में x प्लस वाई। तो देखो x प्लस वाई तो है आपके पास, तो 5 का क्यूब होगा 125 माइनस 3xy, और x प्लस वाई मतलब है 5। तो फाइनली ये 125 माइनस 15xy आपका आंसर होगा, 125 माइनस 15xy आपके सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अब मुझे xy पता करना है, इससे पता होगा xy, तो 1/y बराबर होगा 20/9। मैं यहाँ एलसीएम लूँगा तो ऊपर आएगा x प्लस वाई और नीचे आएगा xy, बराबर होगा 20/9। मेरे भाई x प्लस वाई की जगह में मैं 5 रख दे रहा हूँ, तो 5 से काटूंगा तो 4/9 हो जाएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू होगी 9/4, एक्स वाई आएगा 9/4। तो 125 माइनस 15 गुना 9/4। तो सभी का एलसीएम लूँगा तो एलसीएम 4 आ जाएगा, तो बटे में 4 आएगा, ये बात तो पक्की हो गई थी। उसके बाद 125 का यदि मैं 4 गुना करूँगा तो पूरा पूरा 500 होगा, माइनस 15×9 होगा 135। तो फाइनली बचेगा ये 365, 365/4 आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए आप एक बार। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुरेश एक क्रिकेट बैट को अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदता है और बैट को अंकित मूल्य के 12% के लाभ पर बेचता है। उसे उसके द्वारा खरीदे गए उसका प्रतिशत लाभ आपको बताना है कितना है। देखो ऐसा मान लो कि क्रिकेट बैट को अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट पर वह खरीदता है, तो एमपी यदि 100 है तो खरीदा है उनने 20% डिस्काउंट पर, मतलब कितने पर खरीदा है, 80 पर। और जब उसे बेचने निकला तो अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचता है, तो अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचता है। तो अंकित मूल्य पर यदि 20% के लाभ पर बेचता, मतलब बेचता कितने में होगा, 120 में। 80 वाली चीज को 120 में बेच रहा है वो, तो सीधा फायदा कितने का, सॉरी 20% नहीं 12% लाभ पर, तो 80 वाली चीज को 112 में बेच रहा है, तो फायदा कितने का हुआ, 32 का। किस पर, 80 पर, प्रतिशत का 100%। 20×4 = 80, 20×5 = 100, 4 से लगाएंगे 4×8 = 32 और 8×5 = 40। ओवरऑल उसे 40% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट पर वो खरीद रहा है, मतलब 80 में वो खरीदेगा, और अंकित मूल्य के 12% लाभ पर वो बेच दे रहा है। इसका अर्थ ये है कि बेच रहा है वो कितने में, 112 में। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। ये लैडर फैक्शन है,
इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखिए, सबसे पहले तो आप इसे 1 3 + 1 अब ध्यान दो, ये 9 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये बचेगा 2 - 9/7। मान गए। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इस वाले पार्ट को। तो 7 दूनी 14, और 14 में से 9 गया, 14 में से यदि 9 जाएगा तो बचेगा कितना, 5। तो ये बचा 5/7। बड़े ध्यान से आप देखते रहो, ये 5/7 मेरे दोस्त 7 पलट के अब ऊपर चला जाएगा, और ये 7 यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब 5 दिया 15, और 15 में 7 जोड़े तो कितना होगा, 22। तो ये हो जाएगा 22/7। 22/7। 7 नहीं, 1 सेकेंड, हाँ 22/5 होगा, ये 22/5 होगा। और अब मेरे भाई ये 5 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली ये बचेगा 5/22। और बाजू में लिखा है 17/22। 17 में 5 जोड़े तो 22/22, और 22/22 आप समझ रहे होंगे आंसर 1 होगा। ठीक है। लेडर फ्रैक्शन को कभी भी नीचे से सॉल्व किया जाता है, सतत भिन्न को नीचे से सॉल्व आपको करना है, नीचे से सॉल्व करते करते ऊपर की ओर जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, और पाइप भी इसे भरने में 18 घंटे का समय लेता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए और एक रिसाव पाया गया जिससे भरने का समय 48 मिनट बढ़ गया। पता लगाया कि रिसाव के कारण एक पूरा टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। ठीक है जी, पहले तो आप ये देखो कि एक 12 घंटे में भर रहा है, एक 18 घंटे में भर रहा है। एलसीएम यदि लेंगे तो 12 और 18 का एलसीएम 108 आएगा, 12 नम्बे 108 होगा, और 108 का आधा भी 36 आ जाएगा, सॉरी 36 एलसीएम ले लो, तो 12 तिया 36 होगा, और 18 दूनी 36 होगा। ठीक है, लेकिन रिसाव के कारण इसे 48 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो रिसाव के कारण 48 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो वास्तव में इन्हें समय कितना लगता, 36/5 इन्हें समय लगता। तो 5×7 = 35, और 1/5 यदि आप देखोगे तो 7 घंटे पूरे पूरे, प्लस 1/5 मतलब 12 मिनट। इतना समय इन्हें वास्तव में लगता टैंक भरने के लिए, लेकिन रिसाव के कारण इन्हें 48 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो 48 मिनट इसमें और ऐड कर दीजिए, तो रिसाव के कारण इन्हें टोटल 8 घंटे लग रहे हैं। अरे हाँ, है ना। और 8 घंटे यदि लग रहे हैं मेरे भाई, तो ये 8 घंटे यदि टोटल इन्हें लग रहे हैं, तब यहाँ पर पहला नल, दूसरा नल और प्लस रिसाव ये तीनों खुले हुए, तो इनकी क्षमता निकाल लो। 8 चौके 32, बचा 4, 8 × 40, 4.5 इसकी क्षमता होगी। देखो, इन दोनों की क्षमता 5 भरने की, लेकिन रिसाव के कारण ये 4.5 ही भर पा रहा है, तो रिसाव की जो क्षमता होगी वो आधी होगी। रिसाव की क्षमता कितनी होगी, आधी। और 36 पानी भरने के लिए इन्हें डबल टाइम लगेगा। इसका अर्थ ये है कि 72 घंटे में ये रिसाव, सॉरी भरना नहीं, खाली करना है, 72 घंटे में ये रिसाव टंकी को खाली कर सकता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ड्रम में 80 लीटर एथेनॉल है। इस तरल 20 लीटर को निकाला जाता है और इसे पानी से बदला जाता है। इस मिश्रण को 20 लीटर फिर निकाला जाता है और इसे पानी के साथ बदला जाता है। तो अब इस ड्रम में कितना पानी मौजूद है ये बताना है। देखिए जी, मैं ये निकाल सकता हूँ कि एथेनॉल कितनी मौजूद है, फिर इससे मैं आपको पानी को दिखा सकता हूँ, पानी की मात्रा में दिखा सकता हूँ। कैसे, देखिए एथेनॉल 80 थी, उसमें से कितनी निकाली जा रही, 20 निकाली जा रही, बी सॉरी 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 20 निकाली जा रही 80 में से। और ये प्रक्रिया कितने बार हो रही, तो 2 बार हो रही, तो ये बची हुई एथेनॉल आ जाएगी 80, 1/4, और 4 × 4 करेंगे तो क्या होगा, 3/4, और 3/4 2 बार होगा।
4 चौके 16 और 16 पंचे होगा 80, 5 तिया 15 और 15 तिया 45, एथेनॉल बची 45। अब 45 एथेनॉल बची, अरे हाँ ना, और टोटल 80 लीटर का घोल था, तो 80 लीटर के घोल में एथेनॉल 45 बची, तो पानी कितना हुआ? 35 लीटर। 35 लीटर इस ड्रम में पानी होगा। ठीक है मेरे भाई, आपको जब भी इस तरीके से ये सवाल आए तो आपको करना ही है, जो जो भी मटेरियल होगा उसकी टोटल मात्रा लिख लेना, 1 अपॉन जो निकल रहा है वो लिख लेना है, अपॉन जो बर्तन की धारिता टोटल होगी वो लिख लेना है, ऐसे। और जितने बार ये हो रहा है उसकी पावर n कर देनी। मैंने ये तरीका यूज़ किया। ठीक है जी, चलिए। एक निश्चित कोड भाषा में लास्ट को 54 नौभाषी के रूप में कोडित किया जाता है, सिल्ड को 94 65 के रूप में कोड किया जाता है। उस भाषा के लिए आई की कोडिंग देखो भाई, एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, अरे हाँ है ना, टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, एस यहाँ भी है, एस यहाँ अलग है, तो ए और आई, तो इन दोनों में कुछ अलग होगा, 9 दोनों में, 4 दोनों में, 5 दोनों में, तो आई की जो कोडिंग होगी वो 6 होगी। आई की जो कोडिंग होगी वो 6 होगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। 10,000 रुपए की एक राशि को साधारण ब्याज वाली एक योजना में निवेश किया गया है। इस योजना में ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है, ब्याज दर 20%। यदि 4,000 रुपये ब्याज प्राप्त करना है तो राशि कितने महीनों के लिए निवेश करनी चाहिए, आप मुझे बताओ। 10,000 रुपये है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% चल रही है, इसका अर्थ ये कि एक साल का ब्याज 20% आएगा, और एक साल का ब्याज यदि 20% आएगा तो ब्याज कितना आना है? 2,000 रुपये। अब एक साल का ब्याज 2,000 रुपये है, 4,000 रुपये आपको ब्याज कमाना है तो राशि को 2 साल चलाना पड़ेगा, और 2 साल चलाना है मतलब 24 महीने उस राशि को इन्वेस्ट करके रखना होगा। ठीक है जी, क्योंकि आपसे महीने में पूछ रखा है। और ये है आपका इस सेट का अंतिम सवाल, इसका शॉर्ट्स बना के भी डाल दिया गया था पहले, फिर भी आप इसे और डिटेल में समझ लें कि मेरे भाई, यदि जब दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो, दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो, तो ध्यान ये रखना है आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू जो होती है वो एक होती है। जब दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी की जो वैल्यू होती है वो एक हो जाती है। जैसे देखो, ये 30 60 90 हो गया, तो साइन स्क्वायर ये ए है और ये बी है मान लो, तो इन दोनों का जोड़ एक होगा। ये 40 और 50 90 हो गया, इन दोनों का जोड़ भी एक होगा। ये 45 45 90 हो गया, इन दोनों का जोड़ एक होगा। और ये 55 और 55, 55 और 35 भी 90 हो गया, 55 35 90 हो गया, तो इन दोनों का जोड़ भी एक होगा। तो कुल मिलाकर 4 इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये है आपके आज के सेट के लगभग 40-50 सवाल जो भी हो रखे हैं। ठीक है, आपको इनको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करनी है, लगभग इसी टाइप का आपका पेपर आना है। सवालों के लेवल अच्छे हैं तो आपको एपटेक के लिए लगभग इसी लेवल का पढ़ना होगा। झंडू टाइप सवाल करके आप कभी भी पेपर में पूरे नंबर नहीं ले सकते मेरे भाई। 30-35 में से आप देखना कि 25 नंबर हर कोई लड़का लाएगा, लेकिन 35 में से 35 नंबर हर कोई लड़का नहीं लाएगा, 30 में से 30 नंबर हर कोई लड़का नहीं लाएगा। उसके लिए आपको बेहतर ढंग से तैयार करना पड़ेगा, अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छे सवाल बना के जाने होंगे। अरे हाँ ना, एडवांस का काफ़ी हद तक हिस्सा आएगा, आप उसे छोड़ना नहीं है, उससे डरना नहीं है। आप देखो, अभी अपन ने जो सेट लगाया है उसमें कम से कम 15 सवाल एडवांस के हैं। हर टॉपिक से लगभग सवाल लिया गया है जो पेपर में आने लायक है, तो आपको सारे टॉपिक की बेहतर ढंग से प्रैक्टिस करनी है। जितना हो सके हमारी तरफ से लगातार प्रैक्टिस कराई जा रही है। आपको डेली चैनल पर शॉर्ट्स डाले जा रहे हैं, लॉन्ग वीडियो डाले जा रहे हैं, और प्रैक्टिस सेट डाले जा रहे हैं। बस आपको बेहतर ढंग से तैयारी करनी है बस। ठीक है, चलो, तो अच्छा लगे तो आपको इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करके तो रख ही लेना है, आगे भी वीडियो आना है, और जितना हो सके भाई शेयर करना है, ताकि
उन बच्चों तक पहुंच पाए जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा पा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं उनके पास थोड़ा बहुत पढ़ने का अभाव है। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।